हेलो बच्चों। तो आज हम पॉलिटी का जो है चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और ये थर्ड पार्ट है। छोटे छोटे एक एक पार्ट करके बना रहे हैं, वीडियो एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा है। तो एक बार में आप बोर भी हो सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा पढ़िए, आपको समझ में भी आएगा। स्टेप बाय स्टेप की लोकतंत्र के बारे में, पावर शेयरिंग के बारे में क्या है, क्यों ज़रूरी है, इसके कितने एस्पेक्ट होते हैं, पहलू होते हैं। तो धीरे धीरे आप समझेंगे तो आपके ब्रेन में इस्टेब्लिश भी होता रहेगा। तो इसीलिए इसका पार्ट बाय बना रहे हैं वीडियो, ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक ही बार में आप देख भी नहीं पाएंगे, बोर भी हो जाएंगे। और ये ऐसा टॉपिक होता है कि सबको अच्छा भी नहीं लगता, समझ में भी नहीं आता, लेकिन जिसको एक बार समझ में आ जाए पॉलिटी, तो उसको बहुत मज़ा आता है। कोई भी चीज़ जो आप करते हैं लाइफ में, अगर वो एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो उसको करने में आपको बहुत मज़ा आता है। तो इसको जो मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार अच्छे से आप इसको समझिए, क्योंकि आगे चल के, क्योंकि देश, कोई भी देश जो है वो राजनीति से, पावर से ही चलता है। तो अगर आप पावर को समझेंगे तभी तो आप अपने देश में, जब आप लीडर को चूज़ करेंगे तो इस बेस पर चूज़ करेंगे ना, हाँ डेमोक्रेसी क्या है, कौन से लीडर जो है डेमोक्रेसी में बिलीव करता है, उसके लिए काम करता है। तो ये सब के लिए बहुत समझ लीजिए कि आप लाइफ में आगे चल के आप वोट करेंगे, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें कि डेमोक्रेसी है क्या, पावर शेयरिंग क्या है, आपके लिए पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, आपके देश में पावर शेयरिंग है तो उसका टाइप क्या है। सब चीज़ आपको पॉलिटिक्स जब आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी आपको ये सब चीज़ की नॉलेज होगा। तो अभी से अगर नॉलेज रहेगा तो आप जब 18 के हो जाएंगे, जब आप वोट डालने के लायक हो जाएंगे, तो आप अपने दिमाग से सोच समझकर आप वोटिंग कर सकते हैं। वरना देखा जाता है कि जैसे सब लोग एक फ्लू में बैठने जाते कि इनको वोट करना है, इनको वोट करना है, सब उसी को वोट कर देते बिना कुछ सोचे समझे कि हमको किसको चुनना है, किस बेस पर चुनना है, वो लीडर है कैसा। ठीक है, तो इसीलिए आप थोड़ा थोड़ा करके, स्टेप बाय स्टेप जो है, पार्ट बाय पार्ट जो है वीडियो बना रहे हैं, तो उसको आप थोड़ा थोड़ा करके आधा घंटा या 40 मिनट, 45 मिनट, 30 मिनट जैसा रहे, आप इसको आराम से एकदम समझिए। इसलिए हमको अपने लैंग्वेज में भी इसको थोड़ा शेयर कर, एक्सप्लेन कर देते हैं, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। क्योंकि इंग्लिश जो है हमारा मदर टंग तो है नहीं, हमारा मदर टंग तो हिंदी है या भोजपुरी है, कुछ भी है। तो इसमें थोड़ा सा हमको भी थोड़ा सा उसको समझना पड़ता है, उसके बाद फिर एक्सप्लेन करते हैं। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा आप इसको पढ़ेंगे, इसको सुनेंगे, तो आपको आगे चल के आपके ब्रेन में जब एक बार इस्टेब्लिश हो जाएगा, आगे चल के फिर एक बार इसको पढ़ लेंगे, इसको समझ लेंगे, वीडियो को अगर दोबारा देख लेंगे, या फिर लास्ट टाइम एग्जाम टाइम पे जब फिर से एक बार इसको देख लेंगे, तो आपके ब्रेन में इस्टेब्लिश हो जाएगा। और हाँ, ये जब कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे कि मतलब इसके अंदर से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, और उसका आंसर आप अपने तरह से, अगर आपको याद नहीं, अगर ये पूरा स्टोरी याद रहेगा, तो अपने तरीके से भी आप क्वेश्चन के आंसर उसको क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 6 से। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। द कार्टून एट द लेफ्ट रेफर टू द प्रॉब्लम्स ऑफ रनिंग द जर्मनीज ग्रैंड coalition government that includes the two major parties of the country, namely the Christian Democratic Union and the Social Democratic Party। यानी कि क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि बाईं तरफ जो है, ये बाईं तरफ जो है, आपको एक कार्टून दिखाई देगा। ठीक है, इसमें क्या है, जर्मनी की एक जो है समस्या दिखाया गया है ना। रेफर टू द प्रॉब्लम ऑफ रनिंग द जर्मनी। ठीक है, वहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि ग्रैंड कोलिशन गवर्नमेंट दैट इंक्लूड द टू मेजर पार्टीज ऑफ कंट्री। नेम क्या है उसका, क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी एंड यूनियन एंड द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, मतलब कहना है कि जैसे जर्मनी में दो पार्टियां हैं, एक क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी है और एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है। ठीक है, और इन दोनों, मतलब दो पार्टियां हैं और दोनों का गठबंधन की सरकार है। यानी कि देश में दो पार्टियां हैं और दोनों ने गठबंधन बना के क्या किया है, सरकार बनाया है। ठीक है, जो कि हिस्टोरिकली जो रूप देखिए, इस ऐतिहासिक रूप से अगर देखें तो ये दोनों जो पार्टियां हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट रहती हैं। जैसे हमारे देश में दो मेजर पार्टियां हैं, एक बीजेपी है, कांग्रेस है, तो एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं ना। तो उसी तरह वो ये दोनों भी पार्टियां, वहाँ क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, लेकिन वहाँ पे दोनों ने गठबंधन यानी मिल के सरकार बनाई हुई है। ठीक है, तो वही बता रहा है कि मतलब वहाँ पे दोनों ने मिल के सरकार बनाई हुई है। अब आगे देखिए, आगे कहता है
the two parties are historically rival to each other. They had to form a coalition government because neither of them got clear majority of seats on their own in the 2005 election. यानी कि 2005 में जब इलेक्शन हुआ था तो इन दोनों पार्टियों में से किसी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली थी। क्लियर मेजोरिटी का मतलब अगर 300 वहाँ पे किसी भी पार्लियामेंट में अगर सीट्स है एमपी के तो उसमें से 151 यानी कि आधे से एक सीट ज़्यादा लाना है, इसी को कहते हैं मेजोरिटी। तो अगर इन दोनों को मेजोरिटी नहीं मिला है तो इन दोनों ने 2005 में चुनाव जब हुआ था तो इन दोनों को मेजोरिटी नहीं मिली थी। तो लेकिन फिर क्या किया इन दोनों ने, जाहिर सी बात है फिर गठबंधन की सरकार होती है, ठीक है। तो दोनों ने मिलकर जो है एक गठबंधन बनाया और गठबंधन बना के सरकार चलाई, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट पार्टियां हैं लेकिन फिर भी ये लोग गठबंधन बना के क्या कर रहे हैं, सरकार चला रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, दे टेक divergent position on several policy matters but still jointly run the government। यानी कि जो दोनों दल हैं, दोनों पार्टियां हैं, उनके जो मामले हैं ना वो हर मामले पर अलग अलग राय रहती है। यानी कि जो दोनों दल हैं उनको अलग अलग नीति जो होती है, पॉलिसी होती है, उन पर अलग अलग मतलब वो दोनों पक्ष लेते हैं लेकिन फिर भी साथ में मिलकर वो वहाँ पे सरकार चला रहे हैं क्योंकि कोई चारा ही नहीं आगे, है ना। अगर एक हट जाएगा तो फिर वो सरकार गवर्नमेंट गिर जाएगी, फिर से चुनाव कराना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए दिया हुआ है, फॉर डिटेल्स अबाउट द जर्मन पार्लियामेंट विजिट www.bundestag.de/en। यानी कि एक वेबसाइट दिया हुआ है कि अगर जर्मन पार्लियामेंट के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप नेट पर ये जो कि इतना लिख कर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको इसके बारे में जानकारी मिल सकती है, ठीक है। www.bundestag.de/en, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए आगे दिया हुआ है कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। डिज़ायरेबल का मतलब होता है ज़रूरी होता है, इच्छापूर्वक, जो भी समझ डिज़ायर मतलब इच्छा होता है, डिज़ायर मतलब ज़रूरी हो गया यहाँ पे समझ लीजिए। तो वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल यानी कि सत्ता की जो साझेदारी है, पावर शेयरिंग जो है वो ज़रूरी क्यों है ना। अब इसको समझते हैं ज़रूरी क्यों है, ठीक है। आगे देखते हैं, 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ रीज़न कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। यानी कि इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में कह रहा है कि 2 तरह के जो फेवर यानी कि तर्क जो दिया जा सकता है, ठीक है। पहला क्या है, यानी कि सत्ता के बंटवारे के मतलब पक्ष में 2 तरह का रीज़न दिया जा सकता है। पहला रीज़न क्या है, देखिए पहला है फर्स्टली पावर शेयरिंग इज़ गुड। पावर शेयरिंग गुड यानी सत्ता की साझेदारी अच्छी है बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। यानी कि सत्ता की साझेदारी जो कि अच्छी है क्योंकि ये जो है मदद करती है पॉसिबिलिटी ऑफ मतलब 2 सोशल ग्रुप में झगड़ा कम करने की मतलब पॉसिबिलिटी जो होती है उसको कम करने में हेल्प करती है। यानी इसका कहना है कि जो विभिन्न जो सामाजिक समूह होते हैं, अलग अलग समाज के लोग होते हैं, किसी भी देश में अलग अलग लैंग्वेज के लोग होते हैं, लैंग्वेज के बेस पे भी झगड़े हो जाते हैं। तो अलग अलग जो समाज में अलग अलग बोलने वाले, अलग अलग धर्म को मानने वाले, यानी कि सामाजिक जो ग्रुप हैं अलग अलग, उनके बीच जो टकराव का जो अंदेशा होता है, जो पावर शेयरिंग हो जाएगा उनको भी पावर मिलेगा, इनको भी पावर रहेगा, तो ये अंदेशा जो टकराव का रहता है वो कम हो जाता है, जैसा कि बेल्जियम में हुआ था और जैसा कि श्रीलंका में नहीं हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, Since social conflict often leads to violent and political instability, power sharing is a good way to ensure the stability of political order। यानी कि देखिए समाज में जो टकराव है, जो टकराव जब होता है आपस में वो आगे बढ़कर क्या होता है, हिंसा, बहुत मतलब आपस में बहुत हिंसा होने लगता है और जो पॉलिटिकली जो इंस्टेबिलिटी आ जाती है यानी कि राजनीतिक अस्थिरता बोलते हैं इसको, अस्थिरता आ जाती है। जैसे कि श्रीलंका में धीरे धीरे हो गया था और सिविल वॉर की तरफ हो गया था ना, तो राजनीतिक अस्थिरता आ जाएगी, तो देश में कोई भी कानून वगैरह कुछ काम नहीं करता, जहाँ पे जिसका पावर रहता है वो एक दूसरे को मारने लगता है। तो समाज में जो टकराव बढ़कर आगे जो हिंसा हो जाता है ना, गृह युद्ध हो जाता है और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। तो इसलिए जो है सत्ता का जो है मतलब पावर में जो शेयर करना है उसमें हिस्सा दे देना, इससे राजनीतिक व्यवस्था तो मतलब जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उसके लिए अच्छा होता है। मतलब इसका कहना ये मतलब इस पक्ष में
कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी, उस पक्ष में ये कहा जा रहा है और बात सही भी है, क्योंकि बेल्जियम में भी जब पावर शेयरिंग किया गया था तो डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले और जर्मन बोलने वाले सबको पावर मतलब सत्ता में साझेदारी यानी पावर शेयरिंग करके सबको उसका हिस्सा बनाया गया था। तो वहाँ पे जो है शांति ही शांति है। इसीलिए यूरोपियन यूनियन जब बना तो उसने अपना जो है हेडक्वार्टर कहाँ बनाया, राजधानी ब्रसेल में बनाया। लेकिन श्रीलंका में क्या किया, श्रीलंका ने अगर एक ही आदमी को डोमिनेंस करा दिया तो उससे क्या हुआ, वहाँ पे गृहयुद्ध हो गया, क्योंकि जिसको अनदेखी किया जाएगा। आप खुद देख लीजिए कि अगर आप स्कूल में क्लास में पढ़ रहे हैं, किसी भी बच्चे के साथ एक कोई मतलब अगर मतलब ऐसा तो होता नहीं, अगर मान लीजिए ऐसा हुआ कि किसी भी बच्चे के साथ थोड़ा सा उसको अनदेखा कर दिया जाएगा, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, भेदभाव होगा, तो वो जो क्लास से जुड़ा हुआ या उस टीचर से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, वो उससे कटा कटा रहेगा, उसके मन में नफरत आता रहेगा, ऐसा रहेगा, तो एक दिन फूटेगा ही। तो उससे क्या होगा, स्कूल का क्लास का माहौल ख़राब होगा, उसका नाम बदनाम होगा। तो यही होता है देश में भी, अगर पावर शेयरिंग उसको इग्नोर किया जाएगा, हर एक चीज़ में इग्नोर किया जाएगा, उसको किसी चीज़ में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, तो इसी तरह से वो देश में भी हो सकता है, जैसा कि श्रीलंका में हुआ और जैसा कि बेल्जियम में नहीं हुआ। तो इसलिए सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल, बिकॉज first of all, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. Since social conflict often leads to violence and political instability, power sharing is good way to ensure the stability of political order. यानी कि जो सत्ता का बंटवारा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सामाजिक बीच में जो टकराव है उसके अंदेशे को कम कर देता है, और क्योंकि सामाजिक जो टकराव होता है वो आगे चल क्या लेता है, हिंसा का रूप लेता है और राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है ना। इसलिए सत्ता में हिस्सा देना राजनीतिक व्यवस्था के लिए अच्छी बात है, ठीक बात है, ठीक है। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी, यानी कि जो बहुसंख्यकवाद की जो इच्छा है उसको इम्पोज करना यानी थोपना मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर अदर मे लुक लाइक अ अट्रैक्टिव ऑप्शन इन द शॉर्ट रन, बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, ये कह रहा है कि जो बहुसंख्यकवाद होता है, मेजोरिटी कम्युनिटी होता है, उसकी जो इच्छाओं को अगर आप जो है बाकी जो लोग हैं उस पर आप थोप देंगे तो कुछ टाइम के लिए आपको फ़ायदा दिखेगा, कुछ टाइम के लिए, लेकिन आगे चलकर ये देश की जो है यूनिटी यानी अखंडता के लिए बहुत ही खतरा हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। Tyranny of the majority is not just oppressive of the minority, it often brings ruin to the majority as well। यानी कि जो बहुसंख्यकवाद जो होता है ना, इसका आतंक सिर्फ अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी के लिए परेशानी नहीं पैदा करता, अक्सर ये जो मेजोरिटी लोग हैं ना उनके लिए भी बर्बादी का कारण बन सकता है। क्योंकि जब वो अपने मन का सब चलाएंगे ना, तो जब अपने मन का रहेगा, तो जब मेजोरिटी के लोग रहेंगे वो अगर उनका इम्पोज करेंगे ना, अगर उनका अपोज करेंगे ना, तो उनको सजा देंगे वो कि मतलब मैं तुमको मेरा ही बात मानना है। तो ये मतलब देखने में लगेगा कि इसके जो है माइनॉरिटी लोग हैं, यानी कि जो हमारे लैंग्वेज के नहीं है या हमारे कास्ट के, हमारे रिलीजन के नहीं है, उनको नुकसान हो रहा है, गलत बात है। आगे चल के यही चीज़ जो है जिस कम्युनिटी जिस मेजोरिटी होते हैं ना रिलीजन के लोग, उन्हीं को भी नुकसान पहुंचाते हैं अगर ये मेजोरिटेरियन ऐसी चीज़ होती है। ठीक है, आगे देखिए। देयर इज सेकेंड डीपर रीज़न वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसीज। देखिए, सत्ता का बंटवारा का जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक है। इसका जो इसके पक्ष में एक बात कही जा सकती है, क्या, देखिए, पावर शेयरिंग इज़ अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि जो कि सत्ता की साझेदारी है, यानी सत्ता की जो साझेदारी असल में लोकतंत्र की क्या है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र की आत्मा है ना। पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि सत्ता की जो साझेदारी ये क्या है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र की आत्मा है। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effects। यानी कि जो सत्ता की साझेदारी जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब होता है कि जो लोग इस मतलब व्यवस्था, इस शासन में हैं, इसके अंतर्गत हैं, उनके बीच सत्ता को बांट दिया जाए। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि जो भी लोग मतलब शासन में, व्यवस्था के अंतर्गत हैं, उनके बीच पावर को बांट दिया जाए और इसी रास्ते पर ये लोग रहें। यानी कि पावर है,
अब पुलिस विभाग में देख लीजिए, पुलिस में देख लीजिए, आपने एरिया में प्रधान का काम देख लीजिए, नगर पंचायत का देख लीजिए, तो प्रधान का पावर क्या होता है, गांव के कामकाज कराने का उसके अंदर पावर होता है, ठीक है। नगर पंचायत जो होता है वो नगर के एरिया का होता है। उसी तरह आगे बढ़ते जाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर हो जाता है, वो देश के लिए, तो सबके हाथ में पावर शेयरिंग होता है। तो इसी तरह से जब सब कम्युनिटी के लोग, सारे धर्म के लोग देश में अगर इसमें इन्वॉल्व रहेंगे और पावर शेयरिंग रहेगा तो सबको लगेगा हाँ हमारे धर्म की बात भी मानी जाती है, हमारे कास्ट की बात मानी जाती है ना, हमारे लोगों की बात मानी जाती है। तो इससे सब क्या होगा, सेटिस्फाइड रहेंगे, सत्ता से जुड़े रहेंगे। तो वही कह रहा है कि लोग जो सत्ता की सरदारी क्या है, असल में लोकतंत्र की आत्मा है, ठीक है। और लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब होता है कि जो लोग शासन व्यवस्था में हैं, है ना, जो लोग भी शासन व्यवस्था में रहते हैं उनके बीच में जो है सत्ता को यानी कि पावर को शेयर कर दिया जाए, बांट दिया जाए, और वो लोग इसी तरह से रहें, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कहता है, अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम। यानी कि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट यानी कि वैध सरकार, है ना, लेजिटिमेट का मतलब वैध, मतलब वैध सरकार मतलब समझ लीजिए, लेजिटिमेट किसी को वैधता देना यानी कि अच्छी सरकार, सही सरकार वही होता है जिसमें जो है पावर शेयरिंग के जरिए माध्यम से सभी जो शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं, यानी कि देश के सभी लोग पावर शेयरिंग के थ्रू देश की जो शासन व्यवस्था है इससे जुड़े हैं, वही असल में लेजिटिमेट गवर्नमेंट यानी वैध सरकार होती है, ठीक है। आगे देखिए, लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन प्रूडेंशियल and the second moral white prudential reason stress that power sharing will bring out better outcomes. Moral reason emphasizes the very act of power sharing as valuable. यानी क्या कह रहा है, ये जो दोनों हमने तर्क दिया है इनमें से एक को हम युक्तिपरक यानी प्रूडेंशियल युक्तिपरक कह सकते हैं और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। नैतिक तर्क का मतलब होता है मोरल वाइल, ठीक है। तो एक को युक्तिपरक प्रूडेंशियल और दूसरे को क्या कह सकते हैं, नैतिक यानी मोरालिटी के ऊपर, ठीक है। युक्तिपरक या समझदारी या तर्क भरा लाभकार जो होता है, लाभकार परिणाम पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क जो होता है सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत को महत्व बताता है। यानी कि देखिए, लेट अस कॉल द फर्स्ट ऑफ सेट ऑफ प्रूडेंशियल एंड द सेकंड मोरल। पहला क्या है, युक्तिपरक प्रूडेंशियल, और दूसरा क्या है, मोरल। वाइल प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस द पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स। यानी कि प्रूडेंशियल जो रीज़न स्ट्रेस करता है दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट कम बेटर आउटकम्स, यानी कि युक्तिपरक या समझदारी का जो तर्क है लाभकर है, ये परिणाम पर जोर देता है, जबकि मोरल रीज़न एम्फेसिस द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। जबकि जो नैतिक तर्क होता है वो सत्ता के बंटवारे को अंतर्भूत, है ना, इसको बोलते हैं अंतर्भूत महत्व को बताता है, ठीक है। आगे देखिए, अब आगे देखिए यहाँ पे छोटा सा एक कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए, दिया एनिते स्टडीज इन अ डच मीडियम स्कूल इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ बेल्जियम। यानी कि एनिते बेल्जियम के उत्तर इलाके में एक डच माध्यम स्कूल में पढ़ती है, ठीक है। मेनी फ्रेंच स्पीकिंग स्टूडेंट्स इन हर स्कूल वांट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी फ्रेंच। यानी कि उस स्कूल में जो है फ्रेंच बोलने वाले जो उनके स्कूली साथी हैं वो चाहते हैं कि पढ़ाई जो है किस में हो, फ्रेंच में हो, ठीक है। आगे देखिए, सेल्वी स्टडीज़ इन ए स्कूल इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ श्रीलंका। सेल्वी जो है, सेल्वी क्या है, सेल्वी जो है नॉर्दर्न यानी उत्तरी श्रीलंका के उत्तरी इलाके में एक स्कूल में पढ़ती है, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स इन हर स्कूल आर तमिल स्पीकिंग। यानी कि उसके स्कूल में जो है सभी स्टूडेंट क्या है, तमिल स्पीकिंग है। एंड दे वांट टू मीडियम इंस्ट्रक्शन टू बी तमिल। अब वो चाहते हैं कि जो पढ़ाई का जो मीडियम हो जाए वो तमिल हो जाए सिन्हाला के बजाय, ठीक है। आगे देखिए दिया हुआ, इफ़ द पेरेंट्स ऑफ एनीते एंड सेल्वी वर टू अप्रोच रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स to realize the desire of the child who is more likely to succeed and why। यानी कि ये कहना है कि कौन सी ऐसी गवर्नमेंट जो अनीते और सेल्वी के माता पिता की डिज़ायर को फुलफ़िल करेगी यानी पूरा कर सकती है।
और किसे सफलता मिलने की संभावना है ना। हु इज़ मोर लाइकली टू सक्सीड, यानी किसे सफलता मिलने की संभावना है, एंड वाई, और क्यों। ये क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आगे दिया हुआ है खलील के बारे में, खलील्स डायलेमा। डायलेमा का मतलब होता है एक उलझन हो, समझ लीजिए आप किसी असमंजस में पड़े रहें, सोच में उलझन, वही है डायलेमा, खलील्स डायलेमा। तो ये खलील्स डायलेमा क्या है, इसके बारे में समझते हैं थोड़ा। खलील डायलेमा देखते हैं। As usual, Vikram was driving the motorbike under a vow of silence and Vittal was the pillion rider। ठीक है, यानी कि जैसा होता आया है कि इस बार भी विक्रम जो है रात की खामोशी में अपना मोटरसाइकिल चलाया जा रहा था। ठीक है। As usual, Vittal started telling Vikram a story to keep him awake while driving, है ना। और बेताल उसकी पीठ पर बैठा था, हमेशा की तरह इस बार भी यह सोचकर कि कहीं विक्रम को नींद ना आ जाए, है ना। बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया। ठीक है। दिस टाइम द स्टोरी वेंट एज फॉलो, है ना। कहानी जो है इस प्रकार थी। किस प्रकार थी, आइए देखते हैं, आगे देखते हैं। इन द सिटी ऑफ बेरूत, है ना, इन द सिटी ऑफ बेरूत देयर लिव्ड अ मैन कॉल्ड खलील, यानी कि बेरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहा करता था या रहता था। ठीक है। हिज पेरेंट्स केम फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज़, यानी कि उसके माता पिता अलग अलग समुदाय के थे, यानी कि मतलब दूसरी दूसरी कम्युनिटी के थे। माता अलग कम्युनिटी, जैसे होता है ना कि कोई अलग अलग कास्ट के लोग शादी कर ले, अलग अलग जो है रिलीजन या धर्म के लोग शादी कर ले, तो उसके भी माता पिता अलग अलग कम्युनिटी के थे। ठीक है। आगे देखते हैं। His father was an Orthodox Christian and mother a Sunni Muslim, यानी कि उसके जो पिता थे वो ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे और माँ सुन्नी मुसलमान। ठीक है। This was not so uncommon in the modern cosmopolitan capital Beirut, यानी कि जो मॉडर्न सिटी है, आधुनिक शहर है, यहाँ कोई ये अनूठी बात नहीं थी बेरूत में। ठीक है। आगे देखते हैं। पीपल फ्रॉम वेरियस कम्युनिटीज़ दैट लिव्ड इन लेबनान केम टू लिव इन इट्स कैपिटल बेरूत, यानी कि लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और राजधानी बेरूत में भी बस जाते थे। ठीक है। यानी लेबनान शहर क्या है, एक कंट्री है, उसके मतलब ये कैपिटल यानी राजधानी क्या है, ये बेरूत है। ठीक है। तो आगे देखिए। दे लिव टुगेदर intermingled yet fought a bitter civil war among themselves. One of Khalil's uncles was killed in that war। ठीक है। आगे दिया हुआ है कि वे साथ रहते थे, मेल जोल होता था, पर गृह युद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते भी थे। खलील का एक चाचा ऐसी ही लड़ाई में मारा गया था। अच्छा, ये भी बात। आगे देखिए। मतलब येट फॉट अ बेटर सिविल वॉर अमंग देमसेल्फ, दे लिव टुगेदर, है ना, वो साथ भी रहते थे। इंटरमिंगल्ड येट फॉट अ बेटर सिविल वॉर अमंग देमसेल्फ, लेकिन इन लोगों में आपस में लड़ाइयाँ भी होती थी। और खलील का एक अंकल जो है इसी लड़ाई में मारा भी जा चुका था। ठीक है। आगे देखते हैं। एट द एंड ऑफ द सिविल वॉर लेबनान्स लीडर्स came together and agreed to some basic rules for power sharing among different communities, यानी कि जो गृह युद्ध है उसकी समाप्ति के बाद जो लेबनान के सारे नेता थे साथ मिलकर बैठे और अलग अलग कम्युनिटी के बीच में जो है पावर को शेयरिंग करने का जो है कुछ बेसिक जो रूल है उस पर सहमत हो गए, यानी कि एग्री हो गए। ठीक है। एज पर दीज रूल्स द कंट्रीज प्रेसिडेंट मस्ट बिलोंग टू द Maronite sect of Catholic Christian। ठीक है। The Prime Minister must be from the Sunni Muslim community। The post of Deputy Prime Minister is fixed for Orthodox Christian sect and that of the Speaker for Shia Muslims। Under this pact,
द क्रिश्चियन एग्रीड नॉट टू सीक फ्रेंच प्रोटेक्शन एंड द मुस्लिम एग्रीड नॉट टू सीक अन यूनिफिकेशन विद द नेबरिंग स्टेट ऑफ सीरिया। यानी कि इन लोगों ने क्या मतलब किस बात पर ये सहमत हुए कि इसका जो रूल था उसके अनुसार क्या तय हुआ कि देश का जो राष्ट्रपति है मैरोनाइट पंथ का होगा, है ना। जो देश का राष्ट्रपति हो मैरोनाइट पंथ का होगा, कोई कैथोलिक होगा। कैथोलिक यानी दिया एज द पर रूल द कंट्रीज प्रेसिडेंट मस्ट बी बिलोंग टू द मैरोनाइट सेक्टर ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियन। यानी कि देश का जो है प्रेसिडेंट क्या होगा, मैरोनाइट कम्युनिटी का होगा और कैथोलिक क्रिश्चियन होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे दिया द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी फ्रॉम द सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी। यानी कि जो देश का प्राइम मिनिस्टर होगा वो सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी का होगा। पोस्ट ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इज फिक्स्ड फॉर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। यानी कि जो उप प्रधानमंत्री का जो पद वो था, प्रधानमंत्री तो सुन्नी मुसलमान का था और उप प्रधानमंत्री का जो पद है वो ऑर्थोडॉक्स ईसाई क्रिश्चियन के। और जो है संसद का जो अध्यक्ष होता है ना, संसद जो अध्यक्ष होता है जो उसका जो पद था वो सिया मुसलमान को दिया गया। ठीक है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर फिक्स फॉर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन एंड दैट ऑफ द स्पीकर फॉर शिया मुस्लिम। ठीक है, यानी मतलब संसद में एक वो होता है, अध्यक्ष होता है ना, तो वो जो पद मिला वो किसको मिला, सिया मुस्लिम को। ठीक है, अंडर दिस पैक्ट द क्रिश्चियन एग्रीड नॉट टू सीक फ्रेंच प्रोटेक्शन एंड द मुस्लिम एग्रीड नॉट टू सीक यूनिफिकेशन विद द नेबरिंग स्टेट ऑफ सीरिया। ठीक है, यानी कि इस समझौते के अनुसार आगे से जो है ईसाई फ्रांस से कोई भी संरक्षण नहीं मतलब संरक्षण प्रोटेक्शन नहीं मांगेंगे, और जो मुसलमान हैं वो भी अपने जो पड़ोसी देश हैं सीरिया उसके बगल में, उसके साथ भी एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत होंगे, मतलब हुए भी। ठीक है, ये उन लोगों में मतलब बन गया। आगे देखिए, when the Christian and Muslims came to this agreement they were nearly equal in population। यानी कि जब ईसाई और मुसलमानों के बीच ये समझौता हुआ तब दोनों की आबादी लगभग क्या थी, बराबर थी। ठीक है, they were equal in population। both sides have continued to respect this agreement though now the Muslim are in clear majority। यानी कि मतलब जब एग्रीमेंट हुआ तब दोनों जो है बराबर में थे। ठीक है, दोनों की आबादी लगभग बराबर थी, लेकिन बाद में जो मुसलमानों का जो स्पष्ट रूप से जो बहुमत में आ गए दोनों पक्ष अभी भी, लेकिन उस समझौते पर मतलब रेडी हैं, मतलब उसी समझौते को मानते हैं। मतलब मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा हो गई है वहाँ पे लेबनान में, क्रिश्चियन कम है, लेकिन फिर भी अभी भी इसी कम्युनिटी मतलब इसी जो समझौता हुआ था इसी पर वो लोग सहमत हुए हैं और इसी पर रहते हैं, इसी के अकॉर्डिंग जो है अपना देश को शासन चला रहे हैं। अब आगे देखिए, खलील डज नॉट लाइक दिस सिस्टम वन बिट। यानी खलील को जो है ये मतलब जो खलील है ये जो सिस्टम है उसको ये अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं आता। क्यों नहीं आता? ही इज़ अ पॉपुलर मैन विद पॉलिटिकल एम्बिशन बट अंडर द प्रेजेंट सिस्टम द टॉप पोजीशन इज़ आउट ऑफ रीच। यानी कि जो है वह एक राजनीतिक क्या है मतलब एम्बिशन वाला है, एक महत्वाकांक्षी आदमी है और बहुत लोकप्रिय व्यक्ति भी है, लेकिन मौजूदा जो सिस्टम है उसके रहते हुए वो सबसे ऊंचे पद पर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि भाई वो बंटवारा हो चुका है सत्ता का, जो कम्युनिटी है जिस कम्युनिटी का उसी पोस्ट पे जाएगा वो। ठीक है, आगे देखते हैं। ही डज नॉट प्रैक्टिस either his father's or his mother's religion and does not wish to be known by either। यानी कि वो अपनी माँ और न तो अपनी माँ के धर्म को मानता है न तो अपने पिता को। असल में वह चाहता है कि मतलब उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना न जाए। अच्छा, आगे देखिए। He cannot understand why Lebanon can't be like any other normal democracy। Just hold an election, allow everyone to contest and whoever wins maximum votes become the president no matter which community he comes from। अच्छा, उसका क्या कहना है कि वह चाहता है मतलब वह चाहता है
मतलब लोकतंत्र की तरह क्यों नहीं चलता। मतलब उसका कहना है कि उसका देश लोकतंत्र की तरह, लोकतंत्र का मतलब है, उसका कहना है कि चुनाव कराइए, मतलब सबको चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए, और जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले वो राष्ट्रपति बन जाए, भले वो चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो, है ना। उसका ये कहना है, मतलब उसको ये सिस्टम पसंद नहीं कि ये वाला पद इनको मिलेगा, ये वाला पद उनको मिलेगा। उसका कहना है कि चुनाव कराइए और चुनाव में सबको खड़े होने की आज़ादी हो, जिस कम्युनिटी का आदमी बनेगा वो प्रेसिडेंट बन जाएगा, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो। उसका ये कहना है, उसको ये सिस्टम पसंद नहीं है। आगे देखिए, वाई कांट वी डू दैट, हम ये ऐसा क्यों नहीं कर सकते, लाइक इन अदर डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के दूसरे जो मुल्क हैं लोकतंत्र है, लोकतंत्र देशों में है, उसी तरह हम अपने मुल्क में क्यों नहीं कर सकते। मतलब उस ही आस्क, वह पूछता है, हिज एल्डर्स हु हैज सीन द ब्लड शेड ऑफ द सिविल वॉर टेल हिम दैट द प्रेजेंट सिस्टम इज़ द बेस्ट गारंटी फॉर पीस। यानी कि उसका कहना है कि उसके मतलब उसके जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, उन्होंने जो गृह युद्ध देखा है अपने यहाँ लेबनान में सत्ता के पावर शेयरिंग को लेकर, मतलब जो खून खराबा देखा है, उनका कहना है कि जो मौजूदा सिस्टम है ना, शांति के लिए सबसे अच्छा है, शांति की गारंटी है इसमें, क्योंकि इसमें पावर शेयरिंग है। क्योंकि उसने अभी देखा नहीं है वहाँ पे लड़ाई, वो तो अभी बचपन से बड़ा हुआ, तब तक ये सत्ता की साझेदारी पावर शेयरिंग हो गया था कि पापा प्राइम मिनिस्टर किसको मिलेगा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर किसको मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसके जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने देखा है कि इस पावर शेयरिंग के लिए, पावर पर बनने के लिए हर कम्युनिटी ने दूसरे को कितना खून बहाया है। जबकि खलील के चाचा भी इसमें सिविल वॉर में मर चुके थे। तो उसके जो एल्डर हैं, यानी कि जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं पावर शेयरिंग, और सही बात है, किसी भी मुल्क पावर शेयरिंग को लेके ही तो श्रीलंका में हुआ था ना, पावर शेयरिंग को लेके ही श्रीलंका में जो सिविल वॉर हुआ जो 2009 में ख़त्म हुआ था। तो इसका मतलब कि आप कहीं पर भी कितने भी परसेंटेज के लोग हैं, अगर आप उनको दबाएंगे आज नहीं कल, वो देश के अखंडता यानी कि यूनिटी के लिए बहुत खतरा हो सकता है। तो पावर शेयरिंग, खलील के जो एल्डर हैं वो कहते हैं कि ये जो सिस्टम है ये सबसे बेस्ट है कि अलग अलग कम्युनिटी का अलग अलग लोग उस पद पर रहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, द स्टोरी वॉज नॉट फिनिश बट दे हैड रीच द टीवी टावर वेयर दे स्टॉप्ड एवरी डे। यानी कि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि टीवी टावर के पास वो लोग पहुंच गए। मतलब ये कहानी बता रहा था ना विक्रम बेताल को, ठीक है, बेताल जो है विक्रम को कहानी बता रहा था। तो स्टोरी वाज फिनिश भी नहीं होती, बट दे हैड रीच दैट टीवी टावर, लेकिन वो टीवी टावर के पास पहुंच गए थे। वेयर दे स्टॉप एवरी डे, जहाँ पे वो लोग डेली रुकते थे। बेताल रैप्ड अप क्विकली एंड पोर्ड हिज कस्टमरी क्वेश्चन टू विक्रम। यानी बेताल ने जो है विक्रम से पूछा, है ना। विक्रम से क्या पूछता है, आगे देखते हैं, इफ़ यू हैड द पावर टू री राइट द रूल इन लेबनान व्हाट वुड यू डू। यानी कि वो विक्रम से कहता है, अगर आपको लेबनान का जो कानून है, जो इस समय प्रेजेंट टाइम में अलग अलग कम्युनिटी को अलग अलग पोस्ट दिया गया है, तो अगर आपको ये, मतलब कह तो रहा है बेताल को, लेकिन ये खुद आप लोग भी अपने स्टूडेंट लोग को, या जो लोग भी इसको सुनेंगे पढ़ेंगे, सबके लिए कह रहा है कि अगर आपके हाथ में अगर आ जाए वहाँ पे लेबनान का कानून लिखने के लिए, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे। वुड यू अडॉप्ट द रेगुलर रूल्स फॉलोड एवरीवेयर एज खलील सजेस्ट, क्या आप उस रूल को फॉलो करेंगे जो हर लोकतांत्रिक मुल्क में चलता है, जैसा कि खलील ने कहा था, है ना। आर स्टिक टू द ओल्ड रूल्स, या मतलब बेताल का कहना है कि इसी, मतलब जो रूल चल रहा है लेबनान में, इसी पर स्टिक रहेंगे, है ना, इसी पर रहेंगे, या फिर जो अलग मुल्कों में जो कानून चलता है या फिर लोकतंत्र चलता है वैसा कर देंगे कि जो जीतेगा वही देश को कानून चलाएगा, ठीक है। आर डू समथिंग एल्स, या अगर आपके दिमाग में कुछ और है, ठीक है, या कुछ मतलब आप नया करेंगे, ठीक है। मतलब उसका कहना क्या है, सबसे पहले देखिए फिर समझते हैं कि बेताल जो है विक्रम से पूछता है, इफ़ यू हैड द पावर टू री राइट द रूल इन लेबनान व्हाट वुड यू डू, अगर आपके पास शक्ति मिल जाएगी लेबनान की कहानी को आप फिर से लिख सके, तो आप क्या करेंगे, है ना। वुड यू अडॉप्ट द रेगुलर रूल्स फॉलोड एवरीवेयर एज खलील सजेस्ट, क्या आप जो है ऐसे मतलब रूल को फॉलो करेंगे जो पूरी दुनिया में चलता है, कि जिसको वोट के लिए सब आज़ाद कर दिया जाए, जिसको ज़्यादा वोट आएगा वो उस देश का मतलब मेन ऊपर के पोस्ट पे जाएगा, या कि जैसा कि खलील ने सजेस्ट किया था
ये आर स्टिक टू द ओल्ड रूल, या फिर आप जो है जो पुराना रूल है उसको पकड़ चलेंगे, आर डू समथिंग एल्स, या कुछ नया करेंगे। बेताल डिड नॉट फॉरगेट टू रिमाइंड विक्रम ऑफ देयर बेसिक पैक्ट, यानी कि मतलब जो है बेताल जो है विक्रम और अपने बीच हुए इस समझौते को दोहराना नहीं भूला। ठीक है, क्या? इफ़ यू हैव एन आंसर इन माइंड एंड येट डू नॉट स्पीक अप, योर मोबाइक विल फ्रीज एंड सो विल यू, है ना। मतलब उसका कहना है कि अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है और आप फिर भी नहीं बताते तो आपकी मोटरसाइकिल जो है जाम हो जाएगी, अब आप जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब बताइए, कैन यू हेल्प पुअर विक्रम इन आंसरिंग बेताल, क्या आप जो है विक्रम की मदद करेंगे, है ना, बेचारे विक्रम को बेताल का जो सवाल है उसका जवाब देने में मदद कर सकते हैं? ये आपके लिए क्वेश्चन है तो विक्रम बेताल का क्वेश्चन इसमें लिखा बनाया हुआ, लेकिन ये आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या जो है आपको अगर पावर मिल जाए लेबनान की जो वहाँ के जो कानून है फिर से लिखने का, तो आप कैसा कानून बनाएंगे? क्या ऐसा कानून बना देंगे जो पूरी दुनिया में चलता है कि सबको आज़ादी दे दी जाए, जो चुनाव जीतेगा उसका वो ऊपर वाले पद पर राष्ट्रपति बनेगा, किसी के लिए कोई भी पद जो है रिजर्व नहीं रहेगा, किसी भी कम्युनिटी के लिए जो चुनाव जीतेगा जिसके लिए वो बनेगा, या जो चुनावी सिस्टम यानी कि इलेक्टोरल सिस्टम है वहाँ पे लेबनान में अलग अलग कम्युनिटी के लिए अलग अलग पद रिजर्व है, तो वो वाला रूल जो है आप स्टेप फॉलो करेंगे, या फिर आपके दिमाग में कुछ है तो अपने तरफ से कुछ करेंगे? तो ये जो है बेताल जो है विक्रम से सवाल करता है। ये सवाल एक्चुअली सबके लिए, स्टूडेंट के लिए भी है, जो इसको पढ़ेंगे उसके लिए भी है। तो इस नीचे दिया हुआ है, तो क्या मतलब विक्रम की मदद कर सकते हैं इस जो बेताल का सवाल है उसका जवाब देने में? आप लोग सोचिएगा। तो इसको अभी यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे की जो है आगे जो